नमस्कार। एक तरफ हमने देखा कि भाई ईरान इजराइल यूएस के वॉर में सीज फायर हुआ, तो दूसरी तरफ नए युद्ध का मोर्चा खुल गया। यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए हैं भैया सी ऑफ जापान में, और वो कह रहे हैं कि ऐसे कैसे विश्व में शांति आ सकती है। तो चलिए इसी न्यूज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया और क्यों ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो हमारे सी ऑफ जापान में दागी गई हैं, और इसका खुला ये कहा जा रहा है कि जो नॉर्थ कोरिया है वो खुली धमकी दे रहा है यूएस को। तो जो एग्जाम में डोनाल्ड ट्रंप है उनकी हालत ये है कि भाई आसमान से गिरे और खजूर में अटके, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर ईरान नहीं बख्श रहा है और दूसरी तरफ जैसे ही थोड़ा सा शांति नजर आती है तो नॉर्थ कोरिया कहता है कि हमारे पास इतनी सारी मिसाइलें, हमसे तो कोई लड़ ही नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं हम ही इस युद्ध में जाकर के कूद जाते हैं और सीधे सीधे धमकी दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं ये न्यूज है जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे कि भैया सेकेंड डे है ये जो कंटिन्यूअस यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा रही हैं, और इसके बाद आप देखोगे कि ये किस जगह दागी गई, कहां दागी गई। तो दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अनुसार बुधवार सुबह उत्तर कोरिया के पूर्वी तटीय शहर वॉनसैन क्षेत्र है, यहां पर कई मिसाइलें दगी और ये मिसाइलें लगभग 240 किलोमीटर तक उड़ करके उत्तर कोरिया के पूर्वी समुद्री क्षेत्र की दिशा में जाकर के गिर गई हैं। ठीक है, अब देखो ये दागी गई जो बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी बैलिस्टिक मिसाइल जो है उत्तर कोरिया के पूर्वी तट से 700 किलोमीटर दूर जाकर के गिरी, जहां पर ये सी ऑफ जापान की बातचीत कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, तो जैसे ही ये भाई मिसाइलें दागते हैं जापान क्या करता है, इमरजेंसी जो अलर्ट है वो कर देता है और एडवाइजरी यहाँ पर जारी कर देता है। ये देखिए पीएम ऑफिस ऑफ जापान की तरफ से आया दैट नॉर्थ कोरिया हैज लॉन्च अ सस्पेक्टेड बैलिस्टिक मिसाइल, मोर अपडेट्स टू फॉलो, और ये इमरजेंसी अलर्ट की घोषणा कर देती है इस तरीके से ट्वीट करके। ये है नॉर्थ कोरिया हमारा, इधर हो जाता है ये हमारा साउथ कोरिया, एंड दिस इज द पॉइंट जहां पर दागी गई है, ये है हमारा सी ऑफ जापान जो ईस्ट सी जिसको हम कहते हैं। तो मतलब ये एक तीर से दो निशाने का काम करते हैं ये नॉर्थ कोरिया, और यहाँ पर आपकी मिसाइल दागी गई है, पास में साउथ कोरिया भी है और इधर सी ऑफ जापान भी हो जाता है, तो दोनों को ही ये थ्रेट पहुंचाते हैं और दोनों से ही इनकी जो है वो बनती नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या ये पहली बार इन्होंने ऐसा किया है। तो नहीं भाई, पहली बार नहीं किया है, इससे पहले कुछ हफ्तों पहले लगभग शायद 14-15 दिन पहले इन्होंने 10 बैलिस्टिक मिसाइल कंटिन्यूअस दागी थी, क्योंकि बार बार ये चाहते हैं कि दुनिया इनको रिकॉग्नाइज करे, क्योंकि मेरे पास भी भैया पावर हो जाती है, हम भी न्यूक्लियर पावर कंट्री है, कोई हमसे भी आकर के लड़े, लेकिन कोई लड़ नहीं रहा है क्योंकि जानते हैं कि तुम तो ट्रम्प से भी ज्यादा सनकी हो जाते हो, इसलिए। तो तब भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि कैसे ये जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं दागी गई हैं। अच्छा, अब ये जो बीच में ऐसे ये जो बैलिस्टिक मिसाइल फोड़ते रहते हैं पटाखों की तरह, इसके पीछे का कारण क्या हो जाता है, आखिर हिस्ट्री क्या हो जाती है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान एंड यूएस की। ठीक है, और यूएस का इसमें लिंक कैसे हो जाता है, कैसे नॉर्थ कोरिया ने सीधे सीधे धमकी यहां पर मिसाइल दाग करके यूएस को दी है, तो वो भी हम समझेंगे। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा हमारे कोरियन प्रायद्वीप को और थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। चलो बात करते हैं पहले, ये कोरियन प्रायद्वीप में बसा हुआ है हमारा क्या, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया जो हो जाते हैं, ये एशिया के पूर्वी हिस्से में है। इस प्रायद्वीप में पूरब में आपका सी ऑफ जापान देखने को मिलेगा, पश्चिम में आपको येलो सी देखने को मिलेगा, नीचे यानी कि दक्षिण दिशा में आपको ईस्ट चाइना सी और कोरिया प्रायद्वीप की सीमाएं यहाँ पर सकती हैं चीन और रूस के साथ। यूं तो जापान भी इसका पड़ोसी है, मगर इसके साथ इसकी सरहदें समंदर को सिर्फ छूती हैं, वरना अगर सरहदें छू रही होती तब तो मामला कुछ और ही हो जाता। चलिए अब बात करते हैं, तो ये जो उत्तर कोरिया है, दक्षिण कोरिया नाम से जाने जाते हैं, ये कभी एक इकट्ठा कोरियन प्रायद्वीप हुआ करते थे, जो मैंने आपको बताया, और वहां पे जो शासन था वो राजशाही शासन था, और यहाँ पर एक वंश था जिसका नाम था कोयरो वंश, इसका शासन हुआ करता था। ठीक है, और पूरा का पूरा यहाँ पर एक कोरियन अंपायर था। नाउ अब देखो, इसके बाद 1910 की जब हम बात करते हैं, ये तो सारी चीजें यहाँ पर चल रही थी, तो जब 1910 आया सन, तो बरसों चले युद्ध के बाद इसी साल जापानी साम्राज्य था ना, उसने क्या किया था, कोरिया पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, यानी कि कोरिया को कैप्चर कर लिया था। इस समय 1910 के समय जापान का अधिकार था कोरिया के ऊपर, तो उसके अधिकार क्षेत्र में आ रहा था। इन्होंने क्या किया, उनको बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया, उनकी भाषा संस्कृति, जापान ने कोरिया की भाषा, कोरिया की संस्कृति, कोरिया की सभ्यताएं सबको मिटा दिया, और जो कोरियन महिलाएं थी उनको कैप्चर किया गया, उनके साथ उनको एक सेक्स स्लेव बनाया गया, और दोनों देशों के बीच में जो अभी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया आपस में लड़ते रहते हैं ना, तो इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर बस यही हो जाता है कि ये दोनों ही जापान से नफरत करते हैं, क्योंकि जापान ने इन दोनों ही नेशंस के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है, उनकी सभ्यता मिटाने, उनकी संस्कृति को खत्म करने का काम किया। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो रही थी,
करीब 35 साल बाद, 1910 से करीब 35 साल बाद 1945 का जब समय आता है, तब दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार होती है। जापान हार गया था, हमने देखा हिरोशिमा नागासाकी वो परमाणु हमला भी किया गया था। इस समय जो कोरिया था वो इससे आजाद तो हो जाता है, इनके चंगुल से छूटता है, लेकिन दूसरे चंगुल में जाकर के फंस जाता है, क्योंकि कोल्ड वॉर की स्थिति हो गई थी। ठीक है, कोल्ड वॉर शुरू हो गया। जुलाई 1945 में मित्र देशों ने 3 सबसे बड़े खिलाड़ी यहां पर एक साथ नजर आए। ये तीनों थे अमेरिका, सोवियत और ब्रिटेन, और वेन्यू इनका क्या था, वही हमारा जर्मनी का पेंटसम शहर हो जाता है। अब देखो, तय हुआ कि रेखा के उत्तर में जापानी सैनिक जो है वो आत्मसमर्पण स्वीकार करेंगे, रेखा के दक्षिण में सरेंडर मंजूर किया जाएगा, और इस तरीके से इनका जो जापान के साथ चीजें चल ही रही थी वो सारी चीजें शॉर्ट आउट होती हैं। लेकिन अब देखोगे, दूसरा विश्व युद्ध था, इसके बाद इनकी असली कहानी शुरू होती है वो अलग होने वाली, जब कोल्ड वॉर का समय था। अब देखिए, जापान ने हथियार डाल दिए थे, तो सोवियत संघ ने क्या किया, इसकी सेना ने उत्तर कोरिया के हिस्से पर अपना अधिकार जमा लिया, और जो दक्षिण का हिस्सा था उसको कौन कैप्चर कर लेता है, अमेरिका कैप्चर कर लेता है। अब वापस से देखो, उत्तर पे सोवियत का और दक्षिण पे किसका हो गया भैया, अमेरिका का कब्जा हो गया, अलग अलग हो गए। अब आता है समय 1948, यहाँ पर साउथ कोरिया आजाद होता है, और 9 सितंबर 1948 को नॉर्थ कोरिया अलग हो जाता है, और यहाँ से दोनों अब अलग अलग मुल्क से अस्तित्व में आ जाते हैं। साउथ कोरिया एक लोकतांत्रिक देश बना, वहां चुनाव हुए, जबकि नॉर्थ कोरिया एक तानाशाही, जो अभी किम जोंग उन आपको देखने को मिलते हैं, वो बन गया जाकर के, और वो उनका वहां पर शासन प्रशासन चलता रहा। अब 1948 में जहां दोनों जगह सरकारें बन जाती हैं, उत्तर कहलाया यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और वहीं इसकी राजधानी को प्योंगयांग बनाया गया। दक्षिण में नाम रखा अपना रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इसकी राजधानी बनी यहाँ पर आपकी सोल। लेकिन उत्तर कोरिया बस कहने को डेमोक्रेटिक था, यहाँ पर आशाई शासन था, और ये सारी चीजें चलती रही। नॉर्थ कोरिया के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कही जाती है कि इनके जो दादा थे, किम जोंग उनके जो दादा थे, किम इल गुरिल्ला, इनको बोला जाता था ये बहुत ही ज्यादा शूरवीर थे, लड़ने में आगे थे, उन्होंने लड़ा था। जबकि इनके बारे में एक कहानी फेमस की, ये लोग चाइना से भाग करके एक तरीके से डर गए थे, और उनसे भाग करके युद्ध से आ गए थे, और इस तरीके से जापानियों को हार के मैदान से, वो जापानियों से हार करके मैदान से भागे थे, ये बात कही जाती है। भागकर वो पहुंचे थे सोवियत, और वहां से सोवियत एजेंट बनकर के कोरिया आए थे, ताकि कोरिया में सोवियत का औजार ये बन सके। इसके बाद दक्षिण तो अमेरिकियों ने सत्ता में बिठाया पर सिंगमैन री को, और ये अमेरिकी स्थित प्रिंसेटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके लौटे, और कम्युनिस्ट सिस्टम में कट्टर विरोधी थे उस टाइम। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बात करें तो कोल्ड वॉर की उठापटक चलती रही समानांतर, और 1945-1950 तक। फिर 25 जून 1950 को सोवियत परास्त हुआ। किम इल सिंह की सेना ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया, और तब से ये चला आ रहा है मुद्दा। दोनों अलग अलग देश अस्तित्व में आ गए हैं, दोनों ने यहाँ पर एक बोला गया कि भैया हम लोग क्या है संधि करते हैं, लेकिन दोनों के बीच में कोई संधि हुई नहीं। अब जब इनके बीच में कोई बंटवारा मंजूरी नहीं हुआ किसी का, कि हम एक दूसरे का बंटवारा नहीं होने देंगे, तो ये कोरिया युद्ध जो है वो रुका ही नहीं कभी। एक तरीके से जो एक सीज फायर वाली चीजें, या फिर एक तरीके से समझौता जो होता है, वो दोनों में समझौता हुआ ही नहीं। अब जब समझौता हुआ ही नहीं, तो यहाँ पर टेक्निकली ये देखा जाएगा कि दोनों का अभी तक युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है। कभी वॉर शुरू होता है, कभी खत्म हो जाता है, कभी शुरू होता है, कभी खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से चीजें यहाँ पर बार बार चलती रही हैं, और इनका वॉर अभी तक, वही जो पुरानी लड़ाई है वो अभी तक चली आ रही है। यूएस का इसमें जो एक तरीके से फ्रंट है वो कैसे हो जाता है, तो यूएस ने ट्राई किया कि इन दोनों नेशंस की बातचीत कराई जाए। जब फर्स्ट टाइम कार्यकाल इनका आया था 2019 में जब आए थे, तभी इन लोगों ने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के लीडर्स को मिलाया था, ताकि इसमें समझौता सुलह करवाई जा सके, क्योंकि ये पीस प्रेसिडेंट शुरू से बनना चाहते थे। तो इन्होंने सोचा ये वाला युद्ध भी हम खत्म करते हैं, ताज लेते हैं, नोबेल प्राइज मिलेगा। लेकिन वो भी ये नहीं कर पाए, पीस प्रेसिडेंट भी ये नहीं बन पाए, क्योंकि अब तो ये जोकर प्रेसिडेंट बन करके रह गया ना ईरान से हारने के बाद। खैर, आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं। नॉर्थ कोरिया स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर थ्रेट, इस तरीके से यहाँ पर किस तरीके की मिसाइलें इनके पास हो जाती हैं, न्यूक्लियर पावर तो है ही। आगे आते हैं, नॉर्थ कोरिया मिसाइल लॉन्चेस, तो ये एक तरीके से कहते हैं ना कि दिवाली होती है तो पटाखे फोड़ते हैं, तो ये समय समय पर इन्होंने 1998, 2009, 2017, 2022 यहाँ पर साउथ कोरिया पर फ्रीक्वेंटली मिसाइल टेस्ट किया है, मिसाइल फोड़ी है, और इंटरकॉन्टिनेंटल टेस्ट भी यहाँ पर कई बार किए जा चुके हैं। एवरी ईयर जब इनका मन करता है, ये जाकर के बैलिस्टिक मिसाइल वहां पर फोड़ देते हैं। इनको लगता है हमें लाइफ में मजा नहीं आ रहा है, एक काम करो, साउथ चाइना सी में जाकर के या फिर वहां पर साउथ कोरिया के पास जाकर के मिसाइल को फोड़ दो। और अभी जो इन्होंने मिसाइल फोड़ा है, वो इसमें डायरेक्ट यूएस को थ्रेट के बारे में क्यों बात करें, तो अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले जो डोनाल्ड ट्रंप थे, वो जापान की जो पीएम हो जाती, उनसे इन्होंने जापान की प्राइम मिनिस्टर हो जाती है सनाए ताकाची, है, इन्हीं से मुलाकात की थी, और प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करके इन्होंने एक डील फाइनलाइज की थी कि ये दोनों नेशन मिलकर के क्या करेंगे, सीवेड माइनिंग करेंगे। ठीक है, और ये सीवेड माइनिंग वही हमारा जो सी हो जाता है, सी ऑफ जो वहां पर कर रहे थे, तो ये इनको मंजूर नहीं था कि भैया आप यहाँ पर आकर के माइनिंग नहीं कर सकते हो, तुम्हारी अगर पोर्ट्स आएंगे, तुम्हारे जहाज आएंगे, तो हम उनको टैकल करेंगे और उनको उड़ा करके फेंक देंगे। तो ये स्थिति है डायरेक्ट थ्रेट की यहाँ पर जो इनको पहुंचाया जा रहा है।
और एक और चीज है, तकनीकी संघर्ष भी है इनके बीच में। तो अमेरिका का जो गोल्डन डोम है ना, रक्षा सेंटर, वो चीन के हाइपरसोनिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए बनाया जा रहा है। अब चीन के पास DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि मैक 5 मैक 10 की गति से उड़ते हैं, जिसकी रेंज 1800 प्लस किलोमीटर हो जाती है। अभी तक ऐसी मिसाइल को सटीक रूप से रोकने वाला कोई भी इंटरसेप्ट मौजूद नहीं है। अब इस नए सिस्टम में जापान की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, क्योंकि ईरान युद्ध के कारण अमेरिका में रक्षा संसाधन काफी ज्यादा खर्च हो चुका है। ठीक है, तो जापान ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर के लगभग 9 ट्रिलियन युआन कर दिया। इनको लग रहा है कि भैया रक्षा बजट बढ़ाया है, अपनी पावर्स बढ़ा रहे हैं, डोम बढ़ा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये क्या है, हमारे लिए खतरा बनते जा रहे हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। कल को मेरे ऊपर हमला कर दिया तब क्या होगा? तो ये वाली बातें यहाँ पर चल रही हैं। आयरन डोम से ज्यादा ताकतवर होगा गोल्डन डोम, जिसकी बात कही जा रही है कि भैया 2028 तक ये बन जाएगा। 4 से 70 किलोमीटर तक का यहाँ पर इसका रेंज रहेगा। क्षमता तो रॉकेट, ग्रेनेड जो भी है सबको इंटरसेप्ट करेगा। लॉन्चर जमीन, समुद्र, अंतरिक्ष हर जगह से ये लॉन्च किया जा सकता है। ये इसकी पावर है। दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रम्प ने इससे जुड़े कार्यकाल के आदेश पर दस्तखत भी किया था। तो अब यही समझता है कि भैया नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार करने का इनका आदेश था, ताकि रूस, चीन, उत्तर कोरिया या फिर किसी अन्य देश के आगे बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका जा सके। तो अब अगर उत्तर कोरिया के लिए कोई काम कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे हैं, तो ऑफकोर्स इन दोनों के बीच में संघर्ष होगा। और संघर्ष की स्थिति अब यहाँ तक आ गई है कि ये जो ट्रम्प जी हैं, एक तरफ ये लड़ रहे हैं इराक वाला जो ईरान और इनका जो इजराइल वाली चीजें चल रही हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर आप देखोगे पीछे से बैकिंग रशिया चाइना करते ही रहते हैं। तो अब यहाँ पर रशिया चाइना जो है वो साउथ कोरिया को भी बैकिंग कर रहे हैं, और इस वाले युद्ध में भी फ्रंट पर धीरे धीरे आ ही रहे हैं। तो सॉफ्ट लॉन्चिंग कर ली है नॉर्थ कोरिया ने भी अपनी, कि भैया हम ही क्यों पीछे रह जाएं, हमारा भी नाम हो ही जाना चाहिए कि हमने भी थ्रेट पहुंचाया था यूएस को। तो इस तरीके से पूरा सिनेरियो बना हुआ है। आपकी क्या राय हो जाती है कि अगर ये इस युद्ध में कूदे तो क्या होगा? क्योंकि चाइना और रशिया तो भाई पहले तो पीछे बैठ करके मजे ले रहे थे, अब तो कह रहे फ्रंट सीट पे बैठ करके मैं मजे लूंगा, और मजे तो मैं लूंगा ही लूंगा यूएस के। ठीक है, तो यही पूरा माहौल चल रहा है। आपकी क्या राय जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।